गाइस वेलकम बैक टू अ ब्रांड न्यू वीडियो। तो आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी, जो हमारा एक टॉपिक है बीएससी थर्ड ईयर केमिस्ट्री में, उसके सारे टॉपिक्स के बारे में ये वीडियो में सारे टॉपिक्स को मैंने कवर करने की पूरी कोशिश की है। अगर आपको ये वीडियो देखने के बाद अच्छा लगे, इसको जरूर लाइक कर देना और टेलीग्राम चैनल जरूर से ज्वाइन कर लेना। वहाँ पर बहुत सारे स्टफ्स पोस्ट करते रहता हूँ, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। करते हैं वीडियो को स्टार्ट बिना किसी टाइम वेस्ट के। सबसे पहले हम कंसीडर कर रहे हैं न्यूक्लियस हाइड्रोजन एटम का, ठीक है, जो कि अपने ही एक्सिस में स्पिन कर रहा है और उस एटम को या फिर उस न्यूक्लियस को हम कंसीडर कर रहे हैं एक स्पिनिंग बार मैग्नेट की तरह, ठीक है। तो अगर कोई बार मैग्नेट अपनी ही जगह में अपनी एक्सिस में स्पिन कर रहा है तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस होगी। अगर मैग्नेटिक फील्ड आ जाती है किसी भी चीज़ में तो उसमें साथ ही साथ आती है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ पे सेम चीज़ यही लिखा है, द न्यूक्लियस ऑफ हाइड्रोजन एटम बिहेव एज अ स्पिनिंग बार मैग्नेट। वो एक स्पिनिंग बार मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा है और उसमें दो फील्ड लग रही है, एक मैग्नेटिक फील्ड और एक इलेक्ट्रिक फील्ड। आपने फिजिक्स में ज़रूर पढ़ा होगा कि मैग्नेटिक फील्ड और ये मान लो मैग्नेटिक फील्ड हो गई और इलेक्ट्रिक फील्ड साथ साथ ही चलते रहते हैं, मतलब परपेंडिकुलर 90 डिग्री में चलते हैं। तो आपको ये जानना जरूरी है कि जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड होगी वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड तो होगी। फॉर एग्जांपल ये मेरी मैग्नेटिक फील्ड है तो ये मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, ठीक है, इतना समझ लो। तो हमारा हाइड्रोजन एटम एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है। तो अब NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या करती है, वो इन दोनों के बीच का इंट्रैक्शन देखती है। मतलब कि NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी इन्वॉल्व द इंट्रैक्शन ऑफ ऑसिलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड, जो ऑसिलेट होने के बाद जो मैग्नेटिक फील्ड हो रही थी उसका इंट्रैक्शन, और मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम है तो उसकी कुछ ना कुछ मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी जरूर होगी। तो ये दोनों का बीच का इंट्रैक्शन ही NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी देखती है जब इसमें एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाइड हो। मतलब कि ये हाइड्रोजन एटम था, ठीक है, ये पहले अपनी जगह में स्पिन कर रहा था, ठीक है, और इसकी एक मैग्नेटिक फील्ड थी, ठीक है, और इसकी कुछ ना कुछ मैग्नेटिक एनर्जी थी, ऐसा एज्यूम करते हैं, ठीक है। इन दोनों के बीच का ही इंट्रैक्शन को NMR स्टडी करता है जब हम इसमें एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगा देते हैं H0, ठीक है। तो यहाँ पे वही लिखा है, NMR इन्वॉल्व द इंट्रैक्शन ऑफ ऑसिलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम व्हेन प्लेस्ड इन एन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड H0, ठीक है। अब बात करते हैं प्रिसिशनल मोशन क्या होता है। मानो आपके पास एक लट्टू है, आपने बचपन में खेला हुआ है, ठीक है। जब वो एकदम बहुत स्पीड चलते रहता है, अपने एक्सिस में घूमते रहता है मस्त, फिर जैसे ही वो धीरे धीरे होने लगता है, मतलब कि रुकने वाला होता है, तो वो ऐसे ऐसे घूमने लगता है, ठीक है। मतलब वो अपनी वर्टिकल एक्सिस में नहीं रहता, उसके वर्टिकल एक्सिस के अराउंड मूव करने लगता है वो लट्टू, या फिर इसको कहते हैं इंग्लिश में स्पिनिंग टॉप। तो यहाँ पे भी वही होता है, जब हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई नहीं किए थे, ठीक है, तो वो ये रहा था, ये अपने ही एक्सिस में घूम रहा था न्यूक्लियस। फिर जैसे ही हमने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की तो ये जो न्यूक्लियस रहता है ये अपने ही डायरेक्शन में ऐसे ऐसे घूमने लगता है, और इसी मोशन को कहते हैं, ठीक है, इसी मोशन को कहते हैं प्रिसिशनल मोशन। यहाँ पे वही लिखा है, कंसीडर अ टॉप स्पिनिंग टॉप, कंसीडर अ स्पिनिंग टॉप या फिर लट्टू परफॉर्म अ वॉल्स लाइक मोशन एंड टॉप मूव्स स्लोली अराउंड द वर्टिकल एक्सिस। मतलब कि जैसे ही वो स्लो हुआ, वो अपनी वर्टिकल एक्सिस के स्लोली मतलब मूव अराउंड करने लगा, वर्टिकल एक्सिस के अराउंड मूव करने लगा, ठीक है। और इसी तरह के मोशन को हम कहते हैं प्रिसिशनल मोशन। तो यहाँ पे कहने का मतलब यही है, टॉप इज प्रिसेसिंग अराउंड द वर्टिकल एक्सिस ऑफ अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड, ठीक है। और ये प्रिसिशन आखिर हुआ क्यों? ये हुआ इंटरेक्शन ऑफ स्पिन विथ अर्थ ग्रेविटी एक्टिंग डाउनवर्ड। मतलब कि स्पिन का इंटरेक्शन जब ग्रेविटी से होता है जो कि नीचे की तरफ डाउनवर्ड एक्ट कर रही है, इसी तरह के मोशन को हम कहते हैं जायरोस्कोपिक मोशन। और इसी मोशन की वजह से हमारा प्रिसिशन मोशन हुआ। तो जायरोस्कोपिक मोशन क्या है? ऐसा मोशन जिसमें स्पिन और ग्रेविटी का इंटरेक्शन होता है। और प्रिसिशनल मोशन क्या है? वर्टिकल एक्सिस के अराउंड घूमने वाले मोशन को हम कहते हैं प्रिसिशनल मोशन, ठीक है। तो अभी तक हमने स्पिनिंग टॉप का एग्जांपल लिया और समझा प्रिसिशनल मोशन क्या होता है, जायरोस्कोपिक मोशन क्या होता है, ठीक है। अब हम ले रहे हैं स्पिनिंग टॉप की जगह टीनी प्रोटॉन, ठीक है, जो कि प्रिसिस हो रहा है किसके, कौन सी एक्सिस में? एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की एक्सिस के अराउंड प्रिसिस हो रहा है टीनी प्रोटॉन, ठीक है। यहाँ पे वही लिखा है, कंसिडर अ टीनी प्रोटॉन प्रिसेसेस अराउंड द एक्सिस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, जिससे हमारा ये इक्वेशन आया, ओमेगा इज इक्वल्स टू गामा H0। यहाँ पे ओमेगा है हमारा एंगुलर प्रिसिशनल वेलोसिटी। फॉर एग्जांपल, अगर आपको प्रिसिशनल वेलोसिटी समझ में नहीं आया, एंगुलर प्रिसिशनल वेलोसिटी कैसे आया ये समझ में नहीं आया, तो ये मान लो ये हमारी एक्सिस है एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की, ठीक है, और ये बार मैग्नेट है जो कि एक्सटर्नल फील्ड के आने के बाद प्रिसेस हो रहा है, ठीक है, मतलब मोशन में जा रहा है, स्लो हो रहा है, ठीक है। तो ये कुछ एंगल से ही हो रहा होगा, थीटा,
तो यहाँ पे इसीलिए एंगल आ गया थीटा। मोशन ये प्रिसिशनल मोशन फॉलो कर रहा है और मोशन की कुछ ना कुछ स्पीड होगी, इसीलिए ये आया हमारा एंगुलर प्रिसिशनल वेलोसिटी ओमेगा। ठीक है, गामा है हमारा जायरोस्कोपिक रेशियो। ठीक है, जायरोस्कोपिक मोशन भी इसीलिए आया क्योंकि ये पहले जब कोई मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई नहीं की थी तो अपनी एक्सिस में घूम रहा था, अपनी एक्सिस में स्पिन कर रहा था और वो ग्रेविटेशनल फील्ड के साथ था, इसीलिए आया हमारा जायरोस्कोपिक रेशियो। और एच है हमारा अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड या फिर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, और इसी इक्वेशन को दे दिया हमने इक्वेशन नंबर 1। अब बात करते हैं गामा की, जो है हमारा जायरोस्कोपिक रेशियो। तो उसका फॉर्मूला है 2 पाई न्यू अपॉन एच आई। ठीक है, जहाँ पे न्यू है हमारा मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ मैग्नेट और आई है हमारा न्यूक्लियर स्पिन क्वांटम नंबर। ठीक है, या फिर उसको आप स्पिन क्वांटम नंबर भी लिखोगे तो चलेगा। एच है हमारा प्लैंक्स कांस्टेंट। तो यहाँ पे हमें 2 रिजल्ट्स मिलते हैं गामा का। अगर आप कोई न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हो तो गामा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यू और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आई। ठीक है, अब हमें इक्वेशन 1 समझ में आ चुका है। अब हम बढ़ते हैं फ्रॉम लार्मर इक्वेशन। लार्मर हमारे साइंटिस्ट थे जिन्होंने एक NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी में अपना एक इक्वेशन दिया, म्यू इज इक्वल्स टू गामा एच नॉट अपॉन 2 पाई। ठीक है, जहाँ पे ये देखो ये 2 पाई ऊपर गया और आ गया हमारा इक्वेशन नंबर 2 पाई म्यू इज इक्वल्स टू गामा एच नॉट। तो लार्मर इक्वेशन से हमारा ये इक्वेशन आया, न्यू इज इक्वल्स टू गामा एच नॉट अपॉन 2 पाई, जहाँ पे 2 पाई ऊपर चला गया तो 2 पाई न्यू इज इक्वल्स टू हो गया गामा एच न्यू। ठीक है, इसको दे दिया हमने इक्वेशन 1 और गामा है हमारा फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेशियो। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया। अब क्या होता है, फ्रॉम इक्वेशन 1 ओमेगा इज इक्वल्स टू गामा एच नॉट और फ्रॉम इक्वेशन 2 पाई न्यू इज इक्वल्स टू गामा एच नॉट, दोनों को हमने जब वो किया इक्वेट किया तो आया हमारा एक नया इक्वेशन ओमेगा इज इक्वल्स टू 2 पाई न्यू, जहाँ पे हमारा द वैल्यू ऑफ दिस फ्रिक्वेंसी मतलब कि न्यू की जो वैल्यू है उसी को हम कहते हैं प्रिसिशनल फ्रिक्वेंसी, और जो वैल्यू है न्यू इज इक्वल्स टू ओमेगा अपॉन 2 पाई, ये फिर से नीचे चला गया और इसी फ्रीक्वेंसी को हम बोलते हैं प्रिसिशनल फ्रीक्वेंसी। ठीक है, केमिकल शिफ्ट में आगे बढ़ने से पहले थोड़ी सी हम बात कर लेंगे सिग्नल्स आखिर होते क्या हैं। ठीक है, तो यहाँ पे यही लिखा है द नंबर ऑफ सिग्नल इन NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी या फिर NMR स्पेक्ट्रम सिग्निफाइज नंबर ऑफ सेट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोटॉन। तो यहाँ पे नंबर ऑफ सिग्नल बताते हैं नंबर ऑफ इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स को, सेट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोटॉन को। फॉर एग्जांपल अगर मैं लड़का हूँ तो बहुत सारे लड़के लोग को कंसिडर कर जाएगा हाँ ये लड़के हैं तो इनको एक सिग्नल दे देते हैं, और लड़की लोग को कंसिडर कर जाएगा हाँ ये लड़की लोग हैं इन लोग को अलग सिग्नल दे देते हैं। सिमिलरली यहाँ पे कार्बन के साथ यहाँ पे आप देख सकते हो, अगर इसको मैं खोलूँ तो ये CH3 है, 1 2 3, तो ये हाइड्रोजन के साथ कार्बन जुड़ा है, ये हाइड्रोजन के साथ कार्बन जुड़ा है, ये हाइड्रोजन के साथ कार्बन जुड़ा है। ठीक है, तो मतलब तीनों का इन्वायरमेंट सेम है, तो इन लोग को मिलेगा एक सिग्नल। ठीक है, एक ही सिग्नल। सिमिलरली इन लोग को भी वही सिग्नल मिलेगा क्योंकि इन लोग भी उसी तरह हाइड्रोजन कार्बन के साथ जुड़ा है और इसमें भी हाइड्रोजन कार्बन के साथ जुड़ा है, इसमें भी। तो यहाँ पे 4 सिग्नल ना होने के बजाय यहाँ पे होगा सिर्फ एक सिग्नल, क्योंकि यहाँ पे सब एक ही तरह के इन्वायरमेंट शो कर रहे हैं। ठीक है, अब अगर मैं उसी की जगह एक और एग्जांपल लूँ, ठीक है, तो यहाँ पे भी ये तीनों ग्रुप एक एक सिग्नल शो कर रहे हैं। ठीक है, ये तीनों हाइड्रोजन एक एक सिग्नल शो कर रहे हैं। आप बोलोगे कि ये वाला क्यों नहीं शो कर रहा है, क्योंकि आप देख सकते हो ये जो कार्बन अटैच है ये कार्बन से अटैच है और ये वाला जो कार्बन अटैच है वो ऑक्सीजन से अटैच है, तो इसका मतलब इसकी इलेक्ट्रॉनिक इन्वायरमेंट अलग हो गई, इसीलिए ये तीनों हाइड्रोजन अलग सिग्नल शो करेंगे। तो यहाँ पे जो हमारे 9 हाइड्रोजन हैं वो एक सिग्नल शो कर रहे हैं और जो हमारे 3 हाइड्रोजन हैं वो दूसरा अलग सिग्नल शो कर रहे हैं। मतलब यहाँ पे टोटल ग्रुप में मतलब टोटल कंपाउंड में 2 सिग्नल आ रहे हैं, 9 हाइड्रोजन से एक सिग्नल और बाकी 3 हाइड्रोजन से अलग सिग्नल, एक और सिग्नल। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ सिग्नल 2 हैं। तो यहाँ पे वही लिखा है नंबर ऑफ सिग्नल इन NMR स्पेक्ट्रम सिग्निफाइज नंबर ऑफ सेट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोटॉन। तो ये 9 हाइड्रोजन का एक सेट बन गया, इक्विवेलेंट हाइड्रोजन थे सब, तो इसीलिए एक सिग्नल दिए, और ये 3 हाइड्रोजन का इक्विवेलेंट सेट बन गया तो वो उन लोग ने अलग सिग्नल दिए। ठीक है, तो हमारे जो अलग अलग प्रोटॉन्स थे जिनका अलग अलग इन्वायरमेंट था तो वो अलग अलग ही अप्लाइड फील्ड स्ट्रेंथ को एब्जॉर्ब करेंगे। यहाँ पे वही लिखा है दस द प्रोटॉन इन डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक इन्वायरमेंट एब्जॉर्ब डिफरेंट अप्लाइड फील्ड स्ट्रेंथ। ठीक है, अभी तक हमने बात की प्रोटॉन्स की, सिग्नल्स की और फलाना ढिमकाना की। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि शील्डेड प्रोटॉन और डी शील्डेड प्रोटॉन क्या होता है। अगर किसी मॉलिक्यूल में हम अप्लाई कर देते हैं मैग्नेटिक फील्ड बाहर से, तो जो मॉलिक्यूल के इलेक्ट्रॉन हैं वो आपस में सर्कुलर पाथ में घूमने लगते हैं और अपनी एक अलग से मैग्नेटिक फील्ड बनाते हैं जिसको हम कहते हैं इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड। यही वहाँ पे लिखा हुआ है, इफ़ अ मॉलिक्यूल इज प्लेस्ड इन एन अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड इट्स इलेक्ट्रॉन सर्कुलेट इन सर्कुलर पाथ एंड क्रिएटिंग एन इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड। अब
If a induced magnetic field opposes the applied magnetic field, then the proton are said to be shielded, and if the induced magnetic field reinforce या फिर follows the applied magnetic field, then the proton are said to be de-shielded. तो यहाँ पे मतलब वही है कि अगर induced magnetic field अपोज करती है, इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन और अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन अपोज कर रहा है, तो जो प्रोटॉन होंगे उस रीजन में वो होंगे हमारे शील्डेड प्रोटॉन। और अगर इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड और अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन सेम है, तो जो हमारे प्रोटॉन होंगे वो होंगे हमारे डी शील्डेड प्रोटॉन्स। ठीक है, तो अब हम बढ़ चुके हैं अपनी बेसिक केमिकल शिफ्ट की डिफिनीशन पे, तो उसको पढ़ लेते हैं एक बार। द शिफ्ट इन एनएमआर एब्जॉर्प्शन अराइजेस ड्यू टू शील्डिंग और डी शील्डिंग ऑफ प्रोटॉन बाय इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड केमिकल शिफ्ट। तो यहाँ पे यही लिखा है कि एनएमआर एब्जॉर्प्शन में शिफ्ट होता है शील्डेड और डी शील्डेड प्रोटॉन के द्वारा, और उसी शिफ्ट को बोलते हैं हम केमिकल शिफ्ट। तो एनएमआर एब्जॉर्प्शन क्या है? फॉर एग्जांपल कोई मॉलिक्यूल लिया आपने, उसको स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में डाला, ठीक है, जैसे कि आपने उसको स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में डाला, उसने अपनी कुछ रीडिंग दी, ठीक है, उसी रीडिंग से हमें एनएमआर स्पेक्ट्रम मिला। और वो जो एनएमआर स्पेक्ट्रम मिलने से पहले जो हमारे शील्डेड और डी शील्डेड प्रोटॉन्स आते हैं, वो क्या करते हैं, अगर हमारा स्पेक्ट्रम यहाँ पे आने वाला था, अगर शील्डेड प्रोटॉन हुआ उस मॉलिक्यूल में, तो वो हमारा स्पेक्ट्रम इधर आ जाएगा, मतलब कि ये वैल्यू इधर शिफ्ट हो गई। और अगर वो मॉलिक्यूल में डी शील्डेड प्रोटॉन थे, तो अगर यहाँ पे स्पेक्ट्रम आने वाला था, तो मतलब कि एनएमआर का वैल्यू इधर कहीं पे आ गया, तो मतलब शिफ्ट हो गया। तो वहाँ पे वही लिखा है, द शिफ्ट इन एनएमआर एब्जॉर्प्शन अराइजेस ड्यू टू शील्डिंग और डी शील्डिंग ऑफ प्रोटॉन बाय इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड केमिकल शिफ्ट। और इसी शिफ्ट को हम बोलते हैं, इसी एब्जॉर्प्शन के शिफ्ट को हम बोलते हैं केमिकल शिफ्ट। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि ये जो टीएमएस लिखा हूँ मैं, ये आखिर है क्या। ये एक तरह का रेफरेंस कंपाउंड है जिसका हम ज़ीरो सपोज करते हैं। ऐसे ही आप केमिकल शिफ्ट में ज़ीरो नहीं बना सकते, आपको ज़ीरो वहाँ पे सिग्नल मिल रहा है, तो मतलब वो सिग्नल है टीएमएस का। टीएमएस क्या है? टेट्रा मिथाइल सिलेन। ठीक है, यहाँ पे वही लिखा है, द रेफरेंस कंपाउंड इस टीएमएस, मतलब कि ये जो कंपाउंड है ये टीएमएस से है। अगर इसका मैं आपको डायग्राम बना के दिखाऊँ तो ये कुछ ऐसा होता है, बीच में रहता है सिलिकॉन और उसके चारों साइड रहता है CH3। ठीक है, तो ये जो जीरो वाला, जो जीरो सिग्नल पे है, मतलब ये जो जीरो वैल्यू पे है, जीरो केमिकल शिफ्ट वैल्यू पे है, वो है हमारा कंपाउंड टीएमएस। ठीक है, इसके आगे भी जाता है केमिकल शिफ्ट का वैल्यू, इसके पीछे भी आता है, पर ये जो जीरो में रहता है, तो अगर जीरो आपको समझना है तो मतलब समझ लो ये है टेट्रा मिथाइल सिलेन का सिग्नल। ठीक है, और ये इसके पास रहते हैं 12 हाइड्रोजन, देख सकते हो 12 हाइड्रोजन, और सब ही का ही वो इक्विवेलेंट प्रोटॉन है, मतलब सब का ही इलेक्ट्रॉनिक इन्वायरमेंट सेम है, जिसकी वजह से सारे प्रोटॉन्स का सिग्नल सिर्फ एक है, मतलब 12 हाइड्रोजन का सिग्नल सिर्फ एक है, इसीलिए ये इतना रेयर माना गया। ठीक है, और ये जो टीएमएस रहता है ये हाईली वोलेटाइल रहता है और ये किसी भी सैंपल से ईजिली रिमूव हो सकता है, इसीलिए इसको रेफरेंस में लिया गया है। अगर आपसे कोई पूछे कि इसको रेफरेंस में क्यों लिया गया है, तो आप पहले क्या बताओगे? इसके पास 12 इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स हैं जो सिर्फ एक सिग्नल देते हैं, हाईली वोलेटाइल रहता है, नॉन टॉक्सिक रहता है, और ये किसी भी सैंपल से इजीली रिमूव किया जा सकता है, इसीलिए इसको रेफरेंस में लिया गया है। ठीक है, और लास्ट पॉइंट ये है कि ये बजट फ्रेंडली है, मतलब कि इसका स्मॉल क्वांटिटी भी आप लोगे तो आपका काम चल जाएगा, आपका आराम से सिग्नल निकल जाएगा। केमिकल शिफ्ट को हमेशा डेल्टा से ही रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे डेल्टा इज इक्वल्स टू ऑब्जर्व शिफ्ट फ्रॉम टीएमएस अपॉन ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ इंस्ट्रूमेंट। अलग अलग एनएमआर स्पेक्ट्रोफोटोमीटर का अलग अलग वो रहता है, ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी रहता है। तो अगर आपको निकालना है केमिकल शिफ्ट का वैल्यू, तो आपको ये तो पता ही रहता है, ये मशीन में लिखा ही रहता है, और आपको ऑब्जर्व शिफ्ट निकालना पड़ता है, मतलब कि कितना शिफ्ट हुआ, शील्डेड से नॉर्मल का कितना शिफ्ट है वो आपको निकालना रहता है। ठीक है, और ये हमेशा पीपीएम में इसका यूनिट रहता है, और ये एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी रहती है। लास्ट पॉइंट मेरा ये है यहाँ पे कि किसी किसी बुक में ना ग्राफ बना रहता है, और ऊपर ग्राफ के टाउ लिखा रहता है और नीचे डेल्टा रहता है। तो डेल्टा से तो हम लोग नोन हो गए हैं कि वो केमिकल शिफ्ट का एक वैल्यू है, या फिर केमिकल शिफ्ट इसी से डिनोट करते हैं, बट टाउ से भी आप केमिकल शिफ्ट डिनोट कर सकते हो। ये एक रिलेशन है, टाउ इज इक्वल्स टू 10 माइनस डेल्टा। ठीक है, जहाँ पे अगर टीएमएस 0 है तो टाउ 10 होगा, टीएमएस 1 है मतलब कि अगर डेल्टा 1 है तो टाउ 9 होगा, डेल्टा 3 है तो टाउ 7 होगा। ठीक है, मतलब कि 10 से माइनस कर देना है। अगर आपका डेल्टा आया है, मान लो 3 आया है, और आपको टाउ का वैल्यू पता करना है, तो 10 माइनस 3 करोगे तो आपका आ गया 7 ppm। ठीक है, और ये भी ppm में रहता है, ये भी ppm में रहता है, बस आपको एक रिलेशन पता रहना चाहिए टाउ और डेल्टा के बीच का। ठीक है, केमिकल शिफ्ट को अफेक्ट करने वाले टोटल 6 फैक्टर है, जिनमें से 4 मेन है। ठीक है,
तो सबसे पहला जो फैक्टर है वो इंडक्टिव इफेक्ट, उसके बाद है वैन डर वाल्स डीशील्डिंग, उसके बाद है एनाइसोट्रोपिक इफेक्ट जिसको हम स्पेस इफेक्ट के नाम से भी जानते हैं, और चौथा है हमारा हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और जो फिफ्थ और सिक्स्थ है ये उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, जो है हमारे टेम्परेचर और सॉल्वेंट। ठीक है, तो सबसे पहले बढ़ते हैं इंडक्टिव इफेक्ट की तरफ। तो कोई सा भी प्रोटॉन अगर वो इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप या फिर एटम से जुड़ा हुआ है तो वो डीशील्डेड कंसिडर किया जाएगा। ठीक है, या फिर ऐसा प्रोटॉन जो कि -I ग्रुप के साथ जुड़ा हुआ है उसको हम डीशील्डेड कंसिडर करेंगे। तो यहाँ पे वही लिखा है, अ प्रोटॉन इज सेड टू बी डीशील्डेड इफ इट इज अटैच्ड टू एन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम और ग्रुप और -I ग्रुप। ठीक है, अगर हमारा जो इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप है या फिर -I ग्रुप है, अगर वो ज़्यादा डीशील्ड कर देता है प्रोटॉन को, तो हमारी जो डेल वैल्यू है या फिर केमिकल शिफ्ट की वैल्यू है वो ज़्यादा आएगी। ठीक है, यहाँ पे वही लिखा है, इफ़ डीशील्डिंग इज मोर देन डेल वैल्यू विल बी मोर। उसी चीज़ को अब आप एक एग्जाम्पल की तरफ समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास यहाँ पे दो कंपाउंड है CH3CH2F और CH3CH2Cl। यहाँ पे दोनों साइड में इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जुड़ा है। हमें पता है कि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है क्लोरीन से। ठीक है, तो अगर हम सबसे पहले तो हमें ये करना है कि नंबर ऑफ़ सिग्नल निकाल लेना है इस कंपाउंड में। ठीक है, तो अगर हम नंबर ऑफ़ सिग्नल निकालें तो हमें पता चल जाता है ये दोनों जो प्रोटॉन है इन लोग का इलेक्ट्रॉनिक इन्वायरमेंट सेम है, तो ये दोनों प्रोटॉन देंगे सिग्नल एक, मतलब दोनों जन एक सिग्नल देंगे, और ये जो तीनों प्रोटॉन्स हैं ये एक सिग्नल देंगे, मतलब कि B। सिमिलरली यहाँ पे भी B देंगे, मतलब कि एक सिग्नल, और ये दोनों प्रोटॉन भी एक सिग्नल। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब यहाँ पे खेल शुरू होता है डीशील्डिंग और शील्डिंग का। अगर हम इस एग्जाम्पल को कंसीडर करें, एग्जाम्पल नंबर 1 को, ये है हमारा एग्जाम्पल नंबर 2। ठीक है, तो एग्जाम्पल नंबर 1 में हमारा जो ये ए सिग्नल वाला जो प्रोटॉन है ये ज़्यादा डीशील्डेड होगा। क्यों होगा डीशील्डेड? क्योंकि ये जो ग्रुप है ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से जुड़ा है एकदम डायरेक्टली। ठीक है, तो इसका जो इलेक्ट्रॉन्स है वो खींच लेगा ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, और ये वाला जो प्रोटॉन हो जाएंगे, प्रोटॉन ए सिग्नल जो दे रहे हैं वो हो जाएंगे हमारे डीशील्डेड एज कम्पेयर टू बी प्रोटॉन, मतलब कि बी प्रोटॉन कुछ हद तक शील्डेड रहेंगे एज कम्पेयर टू ए प्रोटॉन। सिमिलरली यहाँ पे भी होगा। ठीक है, तो अब होता ये है कि ये जो हमारे डीशील्डेड प्रोटॉन है यहाँ पे और यहाँ पे भी डीशील्डेड प्रोटॉन है, तो ज़्यादा डीशील्डेड इसके होंगे एज़ कम्पेयर टू ये वाला ए। ठीक है, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि फ्लोरीन जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो वो इसके इलेक्ट्रॉन ज़्यादा अच्छे से पकड़ पाएगा एज़ कम्पेयर टू क्लोरीन, क्योंकि फ्लोरीन से कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो मतलब ये ज़्यादा डीशील्ड करेगा इस प्रोटॉन को, तो इस प्रोटॉन की जो डेल वैल्यू है वो ज़्यादा होगी। ठीक है, और इस प्रोटॉन की डेल वैल्यू कम होगी क्योंकि ये कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है फ्लोरीन से। ठीक है, ये दोनों एग्जाम्पल में हमारे जो ए वाले प्रोटॉन हैं, प्रोटॉन ए हैं वो ज़्यादा डीशील्डेड होंगे, और जो प्रोटॉन बी हैं वो कम डीशील्डेड होंगे क्योंकि वो दूर हैं इससे। तो यहाँ पे डीशील्डिंग डिक्रीज़ होती है जैसे जैसे डिस्टेंस इंक्रीज़ होता है। ठीक है, यहाँ से वही समझना है आपको, यहाँ पे इन लोग का डिस्टेंस बहुत पास है इसीलिए डीशील्डिंग इंक्रीज़ थी यहाँ पे ए प्रोटॉन में, और यहाँ पे थोड़ी सी डीशील्डिंग डिक्रीज़ हो गई क्योंकि यहाँ पे डिस्टेंस इंक्रीज़ हो गया इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम और ये जो हमारा बी वाला कार्बन एटम है उसका। ठीक है, जिसकी वजह से हमारा जो ये ए प्रोटॉन है वो ज़्यादा हायर वैल्यू देगा और जो हमारा बी प्रोटॉन है वो कम लोअर वैल्यू देगा इसकी केमिकल शिफ्ट की। तो यहाँ पे आप एक सीरीज़ देख रहे हो जहाँ पे CH3F है उसकी जो डेल की वैल्यू है वो सबसे ज़्यादा है। क्यों सबसे ज़्यादा है? क्योंकि वो हाईली डीशील्डेड है F के साथ वाले प्रोटॉन्स। क्यों हाईली डीशील्डेड है? क्योंकि यहाँ पे F जो है वो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। उसके बाद आप देख सकते हो ये थोड़ा कम डीशील्डेड है इसीलिए इसकी जो वैल्यू है वो थोड़ी सी कम है, ये और कम हुआ और यहाँ पे सबसे कम। तो यहाँ पे वही है कि जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी उतना ज़्यादा डीशील्डिंग आपको देखने मिलेगी प्रोटॉन में। ठीक है, अब बात करते हैं हमारे सेकंड फैक्टर की जो है हमारा वैन डर वाल्स डीशील्डिंग। तो यहाँ पे ये लिखा है, इन बल्की मॉलिक्यूल some proton may occupy sterically hindered position. The electron cloud of bulky group repel the electron cloud of proton. Hence, such proton will be deshielded and has higher del value. तो यहाँ पे यही लिखा है कि जो हमारा बल्की ग्रुप रहता है उसका जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड रहता है वो प्रोटॉन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को रिपेल करता है, जिसकी वजह से हमारा जो प्रोटॉन रहता है वो डीशील्डेड प्रोटॉन हो जाता है और उसमें हमें हायर डेल वैल्यू मिलती है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मेरे पास कोई एक रिंग है और ये कोई सा बल्की ग्रुप है, इसके पास इलेक्ट्रॉन क्लाउड है और उसके बगल में ही मेरे पास है एक स्टेरिकली हिंडर्ड पोजीशन में एक प्रोटॉन। तो ये जो बल्की ग्रुप का जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो इस प्रोटॉन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को रिपेल करता है, जिसकी वजह से हमारा जो ये प्रोटॉन है वो डीशील्डेड हो जाता है और उसमें हमें मिलती है हायर डेल वैल्यू। ठीक है, अब हम एनाइसोट्रॉपिक इफेक्ट को पढ़ने से पहले थोड़ा सा समझेंगे हाइब्रिडाइजेशन इफेक्ट क्या करता है एनाइसोट्रॉपी में। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं sp3 हाइब्रिडाइजेशन वाले कार्बन को। तो यहाँ पे sp3 वाले की होती है डेल वैल्यू 0.9 से 1.5। ठीक है,
sp2 की रहती है 4.5 से 10 तक और sp की रहती है सरप्राइजिंगली 2 से 3 तक। तो ऐसा होता क्यों है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि sp3 में हमारा s कैरेक्टर रहता है 25%, sp2 में रहता है हमारा 33.3% और sp में रहता है हमारा 50%। तो जहाँ पे जितना ज़्यादा s कैरेक्टर होगा वो उतना ही ज़्यादा डी शील्डेड होगा और उसकी वैल्यू उतनी ही ज़्यादा आएगी डेल की, ठीक है। तो यहाँ पे s कैरेक्टर सबसे कम है जो है हमारा 25%, तो इसीलिए इसकी ये डी शील्डेड कम है, ये शील्डेड ज़्यादा है, इसीलिए इसकी वैल्यू है वो कम है। sp2 में भी आप देख सकते हो ये डी शील्डेड कम है, इसीलिए इसकी वैल्यू 4.5 से 10 तक है। पर यहाँ sp में सबसे ज़्यादा होनी चाहिए थी डेल की वैल्यू, क्योंकि ये हाईली डी शील्डेड है, क्योंकि यहाँ पे sp मतलब s कैरेक्टर सबसे ज़्यादा है, 50% s कैरेक्टर है हमारा। जितना ज़्यादा s कैरेक्टर होगा उतना ही वो इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, और जितना ही ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा कोई भी एटम अटैच्ड प्रोटॉन से, वो उतना ही ज़्यादा डी शील्डिंग होगा प्रोटॉन। पर यहाँ पे ऐसा नहीं होता है। जो हमारा ट्रिपल बॉन्ड वाला रहता है sp हाइब्रिडाइज जो हमारा कार्बन रहता है, वो उसकी डेल वैल्यू 2 से 3 तक ही जाती है। वो ऐसा क्यों होता है? ये होता है एक इफेक्ट की वजह से, जिसको हम कहते हैं एनाइसोट्रॉपिक इफेक्ट। तो अब हम बात करते हैं एनाइसोट्रॉपिक इफेक्ट की। तो वो क्या है? इट इज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ कंपाउंड विच टेल्स शील्डिंग एंड डी शील्डिंग इफेक्ट इन NMR एब्जॉर्प्शन, ठीक है। ये एक ऐसा प्रॉपर्टी है कंपाउंड का जो हमें डी शील्डिंग और शील्डिंग इफेक्ट बताता है NMR एब्जॉर्प्शन में, और ये बेसिकली हमें 4 टाइप्स के कंपाउंड्स या फिर मॉलिक्यूल्स में देखा गया है: एल्कीन, बेंजीन, एल्डिहाइड एंड एल्काइन, ठीक है। अब हम बात करते हैं एनाइसोट्रॉपिक इफेक्ट इन एल्कीन। तो यहाँ पे रहता है एल्कीन में 2 बॉन्ड, मतलब CH2 डबल बॉन्ड CH2, जिनमें से एक बॉन्ड रहता है सिग्मा बॉन्ड और दूसरा बॉन्ड रहता है हमारा पाई बॉन्ड। तो पाई बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन रहते हैं डीलोकलाइज होते लगते हैं और आपस में घूमने लगते हैं, और कोई भी जब चार्ज पार्टिकल घूमने लगता है तो वो एक अपनी मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है, जिसको हम कहते हैं इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। और वो जो इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड है, अगर वो इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड और अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन सेम रहता है तो हम उसको बोलते हैं पैरामैग्नेटिक इन नेचर, ठीक है। और अगर दोनों का डायरेक्शन अलग रहता है, इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड और अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड का अगर डायरेक्शन अलग रहता है तो वो होता है हमारा डायमैग्नेटिक इन नेचर। तो एल्कीन मॉलिक्यूल में हमारे जो प्रोटॉन रहते हैं वो शो करते हैं पैरामैग्नेटिक नेचर को, क्योंकि यहाँ पे जो देख सकते हो इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड और अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन है वो सेम है। तो इसीलिए हमारा जो प्रोटॉन रहता है ये डी शील्डेड हो जाता है प्रोटॉन, और जिसकी वजह से इसकी जो वैल्यू आती है वो डाउन फील्ड में आती है या फिर हायर टाउ वैल्यू आती है, ठीक है। और इसकी जो वैल्यू आती है वो रहती है हमारी डेल की वैल्यू 4.5 से 6.5 तक। अब बात करते हैं हम बेंजीन की, जिसमें एनाइसोट्रॉपिक इफेक्ट अलग तरह से काम करता है। तो गाइस अब हम बात करते हैं एल्कीन और बेंजीन में कंपैरिजन की। सबसे पहले एल्कीन में सिर्फ एक ही डबल बॉन्ड था, बेंजीन में हमारे पास 3 डबल बॉन्ड है, ठीक है। एल्कीन में सिर्फ एक डबल बॉन्ड था इसीलिए वो डी शील्डेड था, मतलब कि ठीक है उसका समझ में आता है। पर अब बेंजीन में हमारे पास 3 डबल बॉन्ड है और एक रिंग है, तो यहाँ पे मतलब कि 3 डबल बॉन्ड है, मतलब 3 टाइम्स ज़्यादा यहाँ पे वो डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा और यहाँ पे ज़्यादा इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस होगा। उसके साथ साथ ही यहाँ पे एक रिंग भी है, मतलब कि 3 इंड्यूस्ड करंट और एक रिंग करंट भी यहाँ पे बन रहा है। मतलब कि यहाँ पे जो इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगी, यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगी यही इलेक्ट्रॉन के द्वारा, पाई इलेक्ट्रॉन्स के द्वारा जो अब मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगी वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी एल्कीन वाले कंपाउंड से, ठीक है। इसीलिए ये ज़्यादा डी शील्डेड रहता है बेंजीन मॉलिक्यूल, और इसकी जो टाउ की वैल्यू रहती है, मतलब डेल्टा की वैल्यू रहती है, वो 6.5 से 8.5 तक जाती है। वो इसीलिए जाती है क्योंकि यहाँ पे जो रिंग करंट रहता है वो एक एक्स्ट्रा फैक्टर प्ले करता है प्रोटॉन को डी शील्ड करने में, और जो दूसरा है हमारा रीज़न वो कि यहाँ पे 3 पाई बॉन्ड है जो कि ज़्यादा मतलब डीलोकलाइज करते हैं पाई इलेक्ट्रॉन को और ज़्यादा इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड बनाते हैं, ठीक है। यहाँ पे भी सेम रहता है, ये जो इलेक्ट्रॉन ये जो प्रोटॉन रहते हैं पैरामैग्नेटिक इन नेचर रहते हैं, ठीक है। और ये जो अंदर में जो कार्बन रहते हैं, ठीक है, कार्बन ये हमारे डायमैग्नेटिक इन नेचर रहते हैं। गाइज बहुत बार ये पूछा गया क्वेश्चन कि एल्कीन का भी जो कार्बन था वो C डबल बॉन्ड C है और ये बेंजीन का भी C डबल बॉन्ड C है, पर बेंजीन में ज़्यादा डी शील्ड हुआ है प्रोटॉन, ऐसा क्यों? तो सबसे बड़ा इसका रीज़न ये है कि देखो एल्कीन में हमारे पास सिर्फ एक ही डबल बॉन्ड था, तो एक ही मतलब कि इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज हो रहा था और एक ही मतलब थोड़ी सी ही इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हुई,
पर यहाँ पे हमारे पास 3 मैग्नेटिक फील्ड मतलब कि 3 पाई बॉन्ड हैं, जिसकी वजह से हमें ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगी, ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड की पावर होगी। और एक रिंग भी है, तो मतलब कि पाई बॉन्ड तो आपस में डीलोकलाइज करेंगे ही, साथ साथ पूरे रिंग में डीलोकलाइज करेंगे, मतलब कि रिंग करंट भी यहाँ पे ज़्यादा फ्लो होगा, जिसकी वजह से हमारी जो इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड की जो पावर है वो ज़्यादा होगी, जिसकी वजह से हमारा जो डी शील्डिंग है प्रोटॉन में वो ज़्यादा होगा, जिसकी वजह से हमें जो डेल्टा की वैल्यू मिलेगी वो ज़्यादा मिलेगी। क्योंकि देखो यहाँ पे थी हमारी डेल्टा की वैल्यू 4.5 से 6.5, पर जो बेंजीन में 6.5 से 8.5 इसीलिए है क्योंकि यहाँ पे 3 पहले तो पाई बॉन्ड है, एक रिंग है, जिसकी वजह से हमें ज़्यादा मतलब पावर मिली इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड में। और यहाँ पे आप देख सकते हो प्रोटॉन वही है, सेम पिछला वाला केस, प्रोटॉन और इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड और एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन सेम है, तो मतलब प्रोटॉन हमारा जो शो करेंगे पैरामैग्नेटिक नेचर शो करेंगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं एल्डिहाइड के हमारे, ठीक है। तो एल्डिहाइड में होता ये है कि हमारे पास एक ही वो रहता है, पाई बॉन्ड हमारे पास एक रहता है और पाई इलेक्ट्रॉन भी एक ही रहता है। तो यहाँ पे भी मतलब कि हमें बेंजीन से कम मिलना चाहिए हमें डेल्टा की वैल्यू, पर यहाँ पे बेंजीन से ज़्यादा मिलती है हमें डेल्टा की वैल्यू। वो क्यों होता है? वो होता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। यहाँ पे हमारा जो ऑक्सीजन है वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, जो हमारा इससे इलेक्ट्रोनेगेटिव मतलब इसका इलेक्ट्रॉन खींच लेता है, और जो हमारे जो प्रोटॉन है वो हाईली डीशील्डेड हो जाते हैं एज कम्पेयर टू बेंजीन के प्रोटॉन, ठीक है। बेंजीन के प्रोटॉन से ज़्यादा डीशील्डेड हो जाते हैं यहाँ के प्रोटॉन एल्डिहाइड के, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ वन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम या फिर प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, दैट इज O। ऑक्सीजन के प्रेजेंस की वजह से ये हाईली डीशील्डेड हो जाते हैं, जिसकी वजह से इनकी जो डेल्टा की वैल्यू रहती है वो 9 से 10 के बीच में रहती है, ठीक है। तो गाइस अब हम बढ़ चुके हैं अपने फाइनल की तरफ, मतलब जो हमारा एसिटिलीन मॉलिक्यूल की तरफ। तो यहाँ पे होता ये है कि ये sp हाइब्रिडाइजेशन वाला रहता है एसिटिलीन, तो यहाँ पे मतलब कि ज़्यादा हमें डी शील्डेड प्रोटॉन मिलना चाहिए, डी शील्डेड प्रोटॉन हमें ज़्यादा यहाँ पे मिलना चाहिए, ऐसे हम एज्यूम कर रहे थे। पर यहाँ होता उसका अपोजिट है, यहाँ पे शील्डेड प्रोटॉन मिलता है, हमें डाईमैग्नेटिक शील्डेड प्रोटॉन मिलता है। वो आखिर ऐसा होता क्यों है, ठीक है। सबसे पहले तो ये sp हाइब्रिडाइजेशन है, मतलब कि हमें डी शील्डेड मिलना चाहिए था। तो ये होता ये है कि sp हाइब्रिडाइजेशन जो रहता है हमेशा लीनियर स्ट्रक्चर देता है, ठीक है, लीनियर स्ट्रक्चर देता है। तो अगर हम इसमें मैग्नेटिक फील्ड लगाते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन ऐसे सर्कुलेट हो रहा है, तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी ऐसे वो प्रोड्यूस हो रही है तो हमारी मैग्नेटिक फील्ड ऐसे होगी। मैंने आपको पहले लेक्चर में बताया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड आपस में परपेंडिकुलर रहते हैं। तो अगर हमारी ये कंजुगेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे अगर वो हो रही है, प्लेन में अगर चल रही है, तो हमारी मैग्नेटिक फील्ड ऐसे क्रिएट होगी, जिसकी वजह से हमारा जो प्रोटॉन है और ये जो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड है, इन दोनों का जो डायरेक्शन रहता है वो अपोजिट रहता है, जिसकी वजह से ये हमारा जो प्रोटॉन है वो शील्डिंग इफेक्ट शो करते हैं। अगर वो शील्डिंग इफेक्ट शो कर रहे हैं प्रोटॉन, तो मतलब वो अप फील्ड में होंगे और उनकी जो डेल्टा की वैल्यू होगी, केमिकल शिफ्ट की वैल्यू होगी, वो कम होगी, जो कि होगी हमारी 2 से 3.5 या फिर 4 की तक, ठीक है। फोर्थ है हमारा हाइड्रोजन बॉन्डिंग फैक्टर। अगर किसी मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है तो उसका जो प्रोटॉन रहता है वो डीशील्डेड हो जाता है, हाईली डीशील्डेड हो जाता है, और उससे हमें एक हायर डेल्टा वैल्यू मिलती है। अगर हम बात करें इंटर मॉलिक्यूल या फिर इंट्रा मॉलिक्यूल की, तो ये है हमारा इंटर मॉलिक्यूल जो कि 2 मॉलिक्यूल के बीच में हो रहा है, और ये है हमारा इंट्रा मॉलिक्यूलर जो हमारे एक ही मॉलिक्यूल में हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 2 हाइड्रोजन बॉन्डिंग हमें देखने को मिलती है। तो अगर इंटर मॉलिक्यूल में अगर आप देखोगे तो हमें ज़्यादा डी शील्डिंग मिलेगी, ठीक है, और इंट्रा मॉलिक्यूल में देखोगे तो हमें कम डी शील्डिंग वैल्यू मिलेगी, मतलब कम डाउन फील्ड वैल्यू मिलेगी एज कम्पेयर टू इंटर मॉलिक्यूल। तो इंट्रा मॉलिक्यूलर में हमें कम वैल्यू मिलती है एज कम्पेयर टू इंटर मॉलिक्यूल, ठीक है। तो मतलब अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग अगर हो रही है तो हमें डी शील्डिंग प्रोटॉन मिलेगा, या फिर डाउन फील्ड वैल्यू मिलेगी, या फिर हायर केमिकल शिफ्ट वैल्यू मिलेगी, ठीक है। तो हमने सारे मेन अपने फैक्टर्स कवर कर लिए हैं। अब यह है टेम्परेचर और इसके बाद एक सॉल्वेंट है, ठीक है। तो अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो किसी मॉलिक्यूल में अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग टूट जाती है, जिसकी वजह से हमें डी शील्डिंग नहीं, शील्डिंग की तरफ हमें मिलने लगता है केमिकल शिफ्ट का वैल्यू, ठीक है। तो टेम्परेचर का फैक्टर सिर्फ इतना सही है। तो लास्ट हमारा जो है फैक्टर वो है सॉल्वेंट। सॉल्वेंट हमेशा हमारे पास इनर्ट होना चाहिए। अगर आप कोई पोलर वो सॉल्वेंट ले लोगे तो आपका जो केमिकल शिफ्ट का वैल्यू है वो ±0.3 ppm तक चेंज हो सकता है। यहाँ पे वही लिखा है, चेंजिंग सॉल्वेंट फ्रॉम CCl4 टू DMSO और मोर पोलर सॉल्वेंट हैव अ नोटिसेबल इफेक्ट ±0.3 ppm। अब बात करते हैं एक मॉलिक्यूल की जिसके अंदर बहुत सारे
प्रोटॉन्स हैं, ठीक है। प्रोटॉन मतलब हाइड्रोजन है, अलग अलग तरह के हाइड्रोजन हैं। अब इसी में हमने लगा दी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, जिसकी स्ट्रेंथ मैंने सेट कर दी 5 यूनिट, ठीक है, इतना समझ लो। तो ये जो जैसे ही मैंने सेट की, तो ये जो प्रोटॉन है, सारे प्रोटॉन सेम एनर्जी एब्जॉर्ब नहीं कर पाएंगे, क्योंकि सबका इलेक्ट्रॉनिक इन्वायरमेंट अलग अलग रहता है। इलेक्ट्रॉनिक इन्वायरमेंट से मतलब ये कि जैसे मैं अलग हूँ, आप अलग हो, ठीक है, जैसे हम लोग इंसान लोग अलग होते हैं, वैसे ही प्रोटॉन लोग भी अलग अलग रहते हैं, ठीक है। कोई कोई सेम रहते हैं, कोई कोई अलग रहते हैं। सेम इन द सेंस कोई जुड़वा हो गया, मेरा भाई तो सेम ही हो गया, और अगर कोई दोस्त है अपना वो अलग ही है। तो मतलब इलेक्ट्रॉनिक इन्वायरमेंट सब प्रोटॉन्स का अलग अलग रहता है। किसी किसी का सेम भी हो सकता है, वो हम आगे बात करेंगे। अभी थ्योरी में मानते हैं कि सारे प्रोटॉन्स का इलेक्ट्रॉनिक एनवायरनमेंट अलग है, इसीलिए सेम मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ एब्जॉर्ब नहीं कर पाए, ठीक है। वही यहाँ पे लिखा हुआ है, ऑल प्रोटॉन्स डू नॉट एब्जॉर्ब एनर्जी एट सेम मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ बिकॉज इलेक्ट्रॉनिक एनवायरनमेंट ऑफ प्रोटॉन्स आर ऑल डिफरेंट, ठीक है। तो यहाँ पे प्रोटॉन का खेल खत्म हो चुका है। क्यों खत्म हो गया? क्योंकि उन्होंने सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब नहीं की। अब इसके बाद बात करते हैं इलेक्ट्रॉन्स की। ठीक है, मानते हैं प्रोटॉन ने एनर्जी एब्जॉर्ब नहीं की, पर इलेक्ट्रॉन इन्फ्लुएंस हो गए। कैसे हो गए? एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जैसे ही मॉलिक्यूल में आई, तो उसके अंदर के जो इलेक्ट्रॉन थे वो सर्कुलर पाथ में मूव करने लगे, जिसके वजह से एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हुई। और यही जो नई मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हुई है, इसको हम कहते हैं इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड। जैसे कि हमें प्यार करना नहीं पड़ता, बस प्यार हो जाता है, वैसे ही इलेक्ट्रॉन को मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करनी नहीं पड़ी, क्रिएट हो गई। और इसी अपने आप होने वाले मैग्नेटिक फील्ड को कहते हैं हम इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड। यहाँ पे वही लिखा है, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रॉन देमसेल्फ गेट ओरिएंटेड एंड क्रिएटेड देयर ओन मैग्नेटिक फील्ड कॉल्ड इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड। कंसीडर CH बॉन्ड। मान लेते हैं कोई मॉलिक्यूल में हमारे पास CH बॉन्ड है, जिसके सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स थे जो वो मैग्नेटिक फील्ड बना लिए, ठीक है। ये हमारी क्या है? एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है। ये जो हमारा न्यूक्लियस है, और ये जो है इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है ऐसे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ठीक है। और ये हो गई हमारी इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड, और इधर इस साइड भी हो गई हमारी इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड। अब तुम लोग सोच रहे होगे कि ये मैंने कैसे बना दिया। फॉर एग्जांपल ये मेरा न्यूक्लियस है, ठीक है, इसके चारों साइड इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है। तो मैंने एक चीज़ बोली थी पिछले लेक्चर में कि हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड रहती है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के 90 डिग्री या फिर परपेंडिकुलर रहती है। तो अगर इलेक्ट्रॉन इस तरह रिवॉल्व कर रहा है, तो मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह जनरेट हो रही है, तो मैग्नेटिक फील्ड इस तरह जनरेट होगी। मतलब ऐसे, अगर इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव कर रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे मूव करेगी, ठीक है। तो यहाँ पे वही हुआ है, आप देख सकते हो इलेक्ट्रॉन ऐसे ऐसे मूव कर रहा है और मैग्नेटिक फील्ड ऐसे ऐसे, ठीक है, और दोनों साइड हो रही है इंड्यूस्ड। तो अब बढ़ते हैं डायग्राम की तरफ। तो यहाँ पे हमें दो तरह की डायरेक्शन मिल रही है, दो तरह की मैग्नेटिक फील्ड मिल रही है पहले तो, ठीक है। पहली मैग्नेटिक फील्ड हो गई एक्सटर्नल या फिर अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड, जो हमने लगाई है मॉलिक्यूल के ऊपर। और दूसरी मैग्नेटिक फील्ड जो इंड्यूस हुई है, मतलब अपने आप जो क्रिएट हुई है, वो हो गई, ठीक है। तो न्यूक्लियस के पास की जो इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड है वो अपोज कर रही है एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को, ठीक है। और ये जो न्यूक्लियस से दूर वाली जो मैग्नेटिक फील्ड है वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के साथ चल रही है, ठीक है। तो यहाँ पे दो केस मिल गए। तो यहाँ पे पहला केस हम डिस्कस करते हैं, नियर द प्रोटॉन। प्रोटॉन के पास इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड, मतलब कि ये वाली फील्ड अपोज द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, जिसकी वजह से सिग्मा इलेक्ट्रॉन इसके पास है। सिग्मा इलेक्ट्रॉन हैव शील्डेड प्रोटॉन्स, दस शील्डेड प्रोटॉन विल एब्जॉर्ब एट हायर फील्ड स्ट्रेंथ। मतलब कि हमारे पास यहाँ पे सिग्मा इलेक्ट्रॉन है जिसके पास है शील्डेड प्रोटॉन्स, ठीक है। और यही शील्डेड प्रोटॉन हायर स्ट्रेंथ एब्जॉर्ब करते हैं, हायर फील्ड स्ट्रेंथ एब्जॉर्ब करते हैं, जिसकी वजह से इनका जो ग्राफ बनता है वो यहाँ पे बनता है। शील्डेड लोग का इधर बनता है, मतलब कि TMS से दूर बनता है, और डी शील्डेड लोग का पास बनता है, ठीक है। अभी डी शील्डेड का भी केस डिस्कस करते हैं। अब हम बढ़ते हैं सेकेंड केस की तरफ, जहाँ पे हमारा इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड और एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड दोनों की डायरेक्शन सेम है। तब हमारे जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके पास रहते हैं डी शील्डेड प्रोटॉन्स, और यही जो डी शील्डेड प्रोटॉन है वो लोअर फील्ड स्ट्रेंथ को एब्जॉर्ब करते हैं, जिसकी वजह से उनका ग्राफ जो हमेशा बनता है TMS के पास बनता है, और शील्डेड वाले जो प्रोटॉन रहते हैं उनका ग्राफ जो रहता है हमेशा TMS से दूर बनता है, क्योंकि वो हायर फील्ड स्ट्रेंथ को एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है। अगर हम इन लोगों का ग्राफ देखना चाहें तो कैसे देख सकते हैं? ये हमारा हो गया TMS, ठीक है। तो अगर आपको याद करना है ग्राफ में, तो ये हो गया हमारा डाउन फील्ड और ये हो गया हमारा अप फील्ड, ये हो गया हमारा डी शील्डेड, ये हो गया हमारा शील्डेड प्रोटॉन। तो डी शील्डेड हमेशा डाउन फील्ड बनाएगा और वो रहेगा इस TMS के पास, ठीक है। और जहाँ पे अप फील्ड हमेशा शील्डेड प्रोटॉन बनाएगा और वो रहेगा TMS से दूर। TMS से पास को कैसे लिखें? बस आपको ये याद रखना है, डी अगर आप याद रख लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि डी शील्डेड हमेशा डाउन फील्ड प्रोटॉन बनाता है, या फिर डाउन फील्ड हमेशा डी शील्डेड प्रोटॉन बनाता है, ठीक है।
बात करूँ प्रॉपर डिफिनेशन की तो वो ये है द इंटरेक्शन बिटवीन स्पिन ऑफ नेबरिंग न्यूक्लियाई, मतलब कि नेबरिंग न्यूक्लियाई का स्पिन में जो इंटरेक्शन होता है उसी इंटरेक्शन की वजह से होता है स्प्लिटिंग, और इसी इंटरेक्शन को हम बोलते हैं स्पिन स्पिन कपलिंग। ठीक है, सो गाइस स्पिन स्पिन कपलिंग समझने के लिए हम यहाँ पे कंसिडर कर रहे हैं एक मॉलिक्यूल को जो है हमारा इथाइल ब्रोमाइड, ठीक है, CH3CH2Br। तो हमने ये पढ़ा है अभी तक कि कोई भी अगर प्रोटॉन इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप से अटैच होगा तो वो हो जाएगा डी शील्डेड प्रोटॉन। तो ये वाला प्रोटॉन हो गया डी शील्डेड और ये वाला उसके कंपैरिजन में हो गया शील्डेड। ठीक है, अब अगर इन लोग का ग्राफ हम अगर प्लॉट करें, ठीक है, तो ये मेरा TMS है जो कि 0 में आता है और ये मेरा नॉर्मल स्केल है। ठीक है, तो डी शील्डेड वाला हमें पता है कि डी शील्डेड वाला जो हमारा प्लॉट रहता है या फिर सिग्नल रहता है वो हमेशा TMS से दूर बनता है और जो शील्डेड वाला है वो हमेशा TMS से पास बनता है। तो डी शील्डेड वाला हो गया हमारा CH2 वाला हो गया ये, और CH3 वाला हो गया ये। इतना तो हमने अभी तक जान लिया है। अब ये कैसे हमें मदद करेगा स्पिन स्पिन कपलिंग में वो देखते हैं। तो ये जो अभी आप ग्राफ देख रहे हो ये हम देख रहे हैं दूर से। अगर हम इसको पास से देखेंगे तो हमें ये पता चलता है कि ये CH2 वाला जो पीक है, ये सिग्नल है, ये कुछ ऐसे बना हुआ है। ठीक है, मतलब कि ये 4 पीक से मिलकर एक पीक बना है और ये वाला जो है CH3 वाला है ये ऐसे बना हुआ है। अगर इसको मैं मिटा के अच्छे से बनाऊँ तो ये कुछ ऐसे दिखेगा। अगर मैं इस ग्राफ को जूम कर दूँ तो ठीक है, तो ये आखिर आया कहाँ से? ये आया सिग्नल की स्प्लिटिंग के वजह से। ठीक है, फॉर एग्जांपल मेरे पास अगर मैं इस प्रोटॉन के लिए स्प्लिटिंग देख रहा हूँ, देखो ये प्रोटॉन मेरे को कितने सिग्नल स्प्लिट करके देगा, तो ये जो नेबरिंग प्रोटॉन है उसमें मुझे एक और जोड़ देना रहता है, मतलब कि 2+1। तो CH3 मेरा मॉलिक्यूल ट्रिपलेट देगा, ट्रिपलेट पीक देगा। ट्रिपलेट मतलब 3 पीक, यहाँ पे आप देख सकते हो 1 2 3। ठीक है, CH3 मेरा 3 पीक दिया। और अगर मैं CH2 का देखूं कि मेरा B वाला जो सिग्नल है, मतलब कि CH2 वाला मेरा कितने पीक देगा, तो वो देगा 3+1 पीक, मतलब कि 3+1 मतलब कि 4 पीक देगा, जो कि यहाँ पे आ गई है 1 2 3 4। ठीक है, अब हम देखते हैं एक केस यहाँ पे CH3CH2Br। ठीक है, तो CH3 में स्प्लिटिंग हुई CH2 के प्रोटॉन की वजह से। तो जैसे इलेक्ट्रॉन में स्पिन होती है क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, वैसे यहाँ पे भी समझ लो कि प्रोटॉन में भी होती है। या फिर दूसरा एग्जांपल ये लेते हैं कि मैंने कोई मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की, मतलब मैग्नेटिक फील्ड लगाई इथाइल ब्रोमाइड वाले मॉलिक्यूल में, जिसमें CH3 में जो स्प्लिटिंग हुई है वो CH2 मॉलिक्यूल की वजह से हुई है। तो CH2 की जो प्रोटॉन है, मेरे पास 2 प्रोटॉन है। ठीक है, तो 2 प्रोटॉन में ऐसा हो सकता है केस कि मेरे जो दोनों प्रोटॉन है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन मान लो ऐसा है मेरा। ठीक है, तो 2 प्रोटॉन है तो दोनों प्रोटॉन सेम डायरेक्शन में जाएं, दोनों प्रोटॉन अलग डायरेक्शन में जाएं, या फिर एक प्रोटॉन अलग डायरेक्शन में जाए और एक प्रोटॉन सेम में जाए, या फिर एक प्रोटॉन सेम में जाए और एक अलग में जाए। मतलब कि प्रोटॉन A जो है मेरा वो अलग में जाएगा एक बार और एक बार साथ में जाएगा, और प्रोटॉन B भी एक बार साथ में जाएगा और एक बार अलग में जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास टोटली 3 केस बनते हैं 1, और इन लोग का मेरा रेशियो बनता है 1:2:1। मतलब पॉसिबिलिटी बनती है कि दोनों साथ में जाएं, या फिर दोनों अलग में जाएं, या फिर एक साथ में जाए दूसरा अलग में जाए, या फिर दूसरा साथ में जाए और पहला अलग में जाए। ठीक है, तो यहाँ पे वही लिखा हुआ है द स्पिन ऑफ 2 प्रोटॉन, मतलब CH2 के प्रोटॉन कैन कपल विथ मिथाइल ग्रुप, मतलब मिथाइल ग्रुप के साथ कपल हुआ और 3 केस बनाए जिनमें स्पिन और मैग्नेटिक फील्ड जो हमने अप्लाई की उसका डायरेक्शन सेम था, तो वो वाला केस हो गया रीइंफोर्सिंग, और जिनमें दोनों स्पिन और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन अलग था वो वाला केस हो गया अपोजिंग। और ये जो दोनों केस थे मेरे पास एक्स्ट्रा, जो कि ये कोई इफेक्ट नहीं दिए, क्योंकि इनमें एक साथ जा रहा था और दूसरा अलग जा रहा था और दूसरा साथ जा रहा था पहला अलग। तो ये जो बीच वाला केस था इसने कोई प्रभाव नहीं डाला, इसने डाला रीइंफोर्सिंग का, इसने डाला अपोजिंग का। ठीक है, अब मेरे पास केस आ गया CH3 के 3 प्रोटॉन का। तो ये 3 प्रोटॉन हैं ये कपल करते हैं मिथिलीन ग्रुप के 2 प्रोटॉन के साथ, और मेरे पास 4 तरह के अलग डिफरेंट कॉम्बिनेशन बनाते हैं अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड के साथ, जिसमें ये जो मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड है, अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड है, और जो स्पिन है, अगर उन दोनों का डायरेक्शन सेम हुआ तो वो वाला केस होगा स्ट्रांगली रीइंफोर्सिंग, और अगर दोनों का डायरेक्शन अपोजिंग हुआ तो ये होगा स्ट्रांगली अपोजिंग। ठीक है, और अगर इनमें से 2 जो मेरे पास स्पिन है वो सेम डायरेक्शन का हुआ और एक अपोजिट डायरेक्शन का हुआ तो वो वाला केस होगा वीकली रीइंफोर्सिंग, और जो दोनों अपोजिट डायरेक्शन का हुआ सिर्फ एक सेम डायरेक्शन का हुआ वो होगा मेरे पास वीकली अपोजिंग का। ठीक है, और ये जो यही पॉसिबिलिटी है ये मुझे रेशियो देती है 1:2
3:1 का। ये CH3 है और ये CH2 है। CH2 की वजह से स्प्लिटिंग हुई ट्रिपलेट की, ठीक है, और CH3 की वजह से स्प्लिटिंग हुई क्वार्टेट की। अब बात करते हैं इसके स्पिन की, ठीक है। इसका स्पिन, CH2 का स्पिन इसके साथ कपल करता है और मेरे पास 3 पॉसिबिलिटी बनाता है, जिसमें दोनों जो स्पिन है वो सेम डायरेक्शन में है, दोनों स्पिन है अलग डायरेक्शन में है, और एक स्पिन, पहला वाला स्पिन सेम डायरेक्शन में है, दूसरा वाला अपोजिट डायरेक्शन में है, और दूसरा केस ये बनता है कि दूसरा वाला अपोजिट डायरेक्शन में है और पहला वाला सेम डायरेक्शन में है। अब बात करता हूँ इन 3 प्रोटॉन की जो कि इसके साथ कपल हो रहे हैं, वो भी 4 तरीके में, जिसमें तीनों जो प्रोटॉन है वो सेम डायरेक्शन में है, तीनों प्रोटॉन है अलग डायरेक्शन में है। और दूसरा केस ये बनता है 2 प्रोटॉन सेम डायरेक्शन में है, एक अलग डायरेक्शन में है, और 2 अलग डायरेक्शन में है, एक सेम डायरेक्शन में है। इसको भी हम 3 तरह से लिख सकते हैं कि पहला प्रोटॉन सेम डायरेक्शन में है, दूसरा अलग और तीसरा सेम, और अलग एक और डिफरेंट वे बनाएंगे इसका, तो पहला अलग, दूसरा सेम और तीसरा सेम। सिमिलरली अगर इसका भी मैं ऐसे ही करूँ तो पहला अलग, दूसरा सेम, तीसरा अलग, और पहला सेम, दूसरा अलग, तीसरा अलग। तो मतलब ये अगर मैं इन लोग का इंटेंसिटी रेशियो देखूं तो मेरे पास हो गया 1:2:1, और अगर मैं इसका इंटेंसिटी रेशियो देखूं तो 1:3:1, ठीक है। तो यहाँ पे वही हुआ है, या वही लिखा है यहाँ पे, द इंटरेक्शन बिटवीन स्पिन ऑफ नेबरिंग न्यूक्लियाई, मतलब कि ये स्पिन का इंटरेक्शन नेबरिंग न्यूक्लियाई के साथ कॉज करता है स्प्लिटिंग को, मतलब कि ये स्पिन कॉज करता है स्प्लिटिंग, और इसी इंटरेक्शन को हम बोलते हैं स्पिन स्पिन कपलिंग। तो सबसे पहले बात करते हैं कपलिंग कांस्टेंट की। तो कपलिंग कांस्टेंट ज़्यादा कुछ है नहीं, 2 पीक्स के बीच का जो डिस्टेंस रहता है उसी को हम J से डिनोट करते हैं, और उसी को हम कहते हैं कपलिंग कांस्टेंट। फॉर एग्जांपल ये मेरा ग्राफ है और मुझे कोई 2 पीक आई है, ठीक है, और ये दोनों पीक्स का जो डिस्टेंस है इसको मैं J से डिनोट करता हूँ, और यही J है मेरा कपलिंग कांस्टेंट, ठीक है। तो यहाँ पे वही लिखा है, द डिस्टेंस बिटवीन द पीक्स इन अ गिवन मल्टीप्लेट, मतलब कि ये मल्टीप्लेट मिनिमम 2 पीक्स तो रहनी ही चाहिए, मतलब सिंगलेट में ये J का वैल्यू नहीं रहता कुछ भी, कम से कम 2 पीक्स तो रहनी चाहिए। तो यहाँ पे वही लिखा है, द डिस्टेंस बिटवीन द पीक्स इन अ गिवन मल्टीप्लेट इज कॉल्ड कपलिंग कांस्टेंट, इट इज़ डिनोटेड बाय J, ठीक है। J इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ अप्लाइड फील्ड, मतलब कि ये मैग्नेटिक फील्ड से इंडिपेंडेंट रहता है और डिपेंड करता है सिर्फ मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर पे, और J की 2 यूनिट रहती है। हालांकि ये कांस्टेंट है पर इसकी भी कुछ यूनिट्स हैं, पहली यूनिट हर्ट्ज और दूसरी यूनिट है हमारी साइकिल पर सेकंड, ठीक है। तो यहाँ पे वही लिखा है, इट इज़ एक्सप्रेस्ड इन हर्ट्ज और साइकिल पर सेकंड। तो अब बढ़ते हैं आगे। तो अगर मेरे पास कोई 2 म्यूचुअली कपल्ड प्रोटॉन्स हैं, मतलब कि जैसे अगर ये मेरे पास एक सिग्नल दे रहा है और ये अलग सिग्नल दे रहा है, ठीक है, तो इसकी जो J वैल्यू होगी वो इसकी J वैल्यू से इक्वल होगी। यहाँ पे वही लिखा है, फॉर अ पेयर ऑफ म्यूचुअली कपल्ड प्रोटॉन द कपलिंग कांस्टेंट ड्यू टू वन प्रोटॉन हैज सेम वैल्यू बाय अदर प्रोटॉन, मतलब कि एक प्रोटॉन की जो एक कपलिंग कांस्टेंट की जो वैल्यू होगी वो दूसरे की सेम होगी अगर दोनों आपस में म्यूचुअली कपल कर रहे हैं प्रोटॉन्स, तो ठीक है। अब बात करते हैं जेमिनल प्रोटॉन्स के लिए J की वैल्यू क्या रहती है, मतलब कि ऐसा प्रोटॉन जो कि एक ही कार्बन से अटैच्ड है, मतलब कि कोई 2 प्रोटॉन जो कि अलग अलग सिग्नल दे रहे हैं एक ही कार्बन से अगर अटैच हैं तो उसको हम कहते हैं जेमिनल प्रोटॉन्स, ठीक है। तो यहाँ पे वही लिखा है, फॉर प्रोटॉन अटैच टू सेम कार्बन वैल्यू ऑफ J वेरीज फ्रॉम 0 to 20 हर्ट्ज डिपेंडिंग ऑन बॉन्ड एंगल एंड ओवरऑल स्ट्रक्चर, मतलब कि फॉर जेमिनल प्रोटॉन्स J वैल्यू वेरीज फ्रॉम 0 to 20 हर्ट्ज, मतलब कि जेमिनल का स्ट्रक्चर ये है। और सिमिलरली फॉर प्रोटॉन अटैच टू एडजेसेंट कार्बन, मतलब कि एक के बगल वाला कार्बन जो कि 2 अलग अलग सिग्नल दे रहे हैं प्रोटॉन, तो उसमें J की वैल्यू वेरी करेगी 2 से 18 तक, ठीक है। और इसी तरह के प्रोटॉन को हम बोलेंगे विशनल प्रोटॉन, और इसके ऊपर वाले प्रोटॉन्स को हम बोलेंगे जेमिनल प्रोटॉन। तो गाइस जैसा कि मैंने बोला कि J का वैल्यू मैग्नेटिक फील्ड पे डिपेंड नहीं करता, पर वो डिपेंड करता है ओवरऑल स्ट्रक्चर या फिर बॉन्ड एंगल पे, ठीक है। तो विशनल प्रोटॉन में 2 तरह की कंडीशन बन सकती है, ठीक है। तो पहली कंडीशन ये है कि दोनों प्रोटॉन का जो एंगल है वो अगर 180 डिग्री रहेगा तो हमारी जो J की वैल्यू आएगी वो आएगी 5 से लेके 12 हर्ट्ज तक। यहाँ पे वही लिखा है, इन विसिनल प्रोटॉन, प्रोटॉन विथ एंटी कन्फर्मेशन। एंटी कन्फर्मेशन क्या, मतलब कि दोनों जो प्रोटॉन हैं आपस में 180 डिग्री का एंगल बना रहे हैं। प्रोटॉन विथ एंटी कन्फर्मेशन हैव J इज इक्वल्स टू 5 to 12 हर्ट्ज, मतलब 5 से 12 हर्ट्ज तक कुछ भी आ सकती है वैल्यू। और प्रोटॉन विथ गॉस कन्फर्मेशन, अगर थीटा इज इक्वल्स टू 60 है तो मतलब हमारा जो कन्फर्मेशन बन रहा है वो बन रहा है गॉस कन्फर्मेशन, तो उसमें J की वैल्यू रहेगी 2 से लेके 14 हर्ट्ज तक, ठीक है। सो गाइस अभी तक हम पढ़ रहे थे सैचुरेटेड कंपाउंड्स के लिए। अब हम अगर बढ़ें आगे अनसैचुरेटेड कंपाउंड स्पेशली डबल बॉन्ड्स के लिए, तो मेरे पास 2 कन्फर्मेशन आती हैं, पहली है सिस, दूसरी है ट्रांस, ठीक है। तो अगर सिस कन्फर्मेशन की बात करूँ तो
जे वैल्यू अब मेरी रेंज करेगी 6 से 14 हर्ट्ज़ तक, और अगर ट्रांस की बात करूँ तो जे वैल्यू मेरी वेरी करेगी 11 से 18 हर्ट्ज़ तक, ठीक है। अब अगर मैं बात करूँ रिंग्स की, तो रिंग्स में क्या रहती है जे की वैल्यू वो देख लेते हैं। तो अगर बेंजीन रिंग में मेरे पास ऑर्थो पोजीशन पे 2 एडजेसेंट प्रोटॉन्स आ रहे हैं, ठीक है, 2 अलग सिग्नल देने वाले, तो मेरी जे की वैल्यू होगी 7 से 8 हर्ट्ज़ तक। मेटा पोजीशन में अगर आ रहे हैं तो 2 से 3 हर्ट्ज़ तक, और पैरा पोजीशन में आ रहा है तो 0 से 1 हर्ट्ज़ तक जे की वैल्यू वेरी करेगी, ठीक है। अगर किसी भी कंपाउंड में हम कार्बन, स्पेशली कार्बन के ऊपर स्टडी करते हैं तो वो आता है हमारा C13 NMR में, और उसी को हम आज पढ़ने वाले हैं। सो गाइस, C13 NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। तो C13 NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी एक नई टेक्निक है। सबसे पहले आई थी हमारी प्रोटॉन, तो वो पुरानी थी, उसके बाद C13 आई, तो मतलब ये उससे तो नई है, ठीक है। तो स्पिन क्वांटम नंबर फॉर C13 NMR, मतलब कार्बन के 2 आइसोटोप रहते हैं C12 और C13, जिनमें C13 का जो स्पिन क्वांटम नंबर रहता है वो हाफ रहता है। क्यों रहता है? क्योंकि देखो 12C वाला जो आइसोटोप रहता है उसमें 6 प्रोटॉन रहते हैं और 6 न्यूट्रॉन रहते हैं। तो जिस भी मतलब आइसोटोप में अगर इवन नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं तो उसका जो स्पिन क्वांटम नंबर रहता है वो 0 रहता है, और जिस भी आइसोटोप में इवन नंबर ऑफ प्रोटॉन रहता है पर ऑड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन रहता है तो उसका जो वो रहता है स्पिन क्वांटम नंबर वो हाफ रहता है। इसीलिए यहाँ पे C13 का जो स्पिन क्वांटम नंबर है वो हाफ है, और C12 का जो है वो है 0, ठीक है। फिर देखा ये गया है कि जो हमारा C13 NMR है वो नेचुरल कम पाया गया है, मतलब कि नेचर में C12 NMR है, जो हमारा C12 जो आइसोटोप है वो पाया गया है, C12 हमारा पाया गया है 98.9%, और जो हमारा ये C13 है वो पाया गया है 1.11%, मतलब कि बहुत ही कम इसका नेचुरल अबंडेंस है। गाइस, अब बात करते हैं मैग्नेटो-गायरिक रेशियो की। 13 कार्बन के मैग्नेटिक गायरिक रेशियो जो रहता है वो 1/4 रहता है मैग्नेटिक गायरिक रेशियो ऑफ प्रोटॉन। इसका मतलब क्या? प्रोटॉन में मतलब मेरे को मान लो मैंने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की 300 मेगाहर्ट्ज़ की, तब जाके ये रेजोनेट हुआ और इसने अपनी मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट की, और तब जाके मुझे पता चला ये अप फील्ड है या फिर डाउन फील्ड है या फिर शील्डेड है या फिर डी शील्डेड है, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे 300 मेगाहर्ट्ज़ की मैग्नेटिक फील्ड लगी, पर जो 13C कार्बन है उसमें मेरे को 75 मेगाहर्ट्ज़ ही लगी, ठीक है। तो मतलब कि ये 75 मेगाहर्ट्ज़ में ही रेजोनेट करने लगा, और मुझे पता चल गया कि अप फील्ड जाएगा कि डाउन फील्ड जाएगा या फिर शील्डेड होगा या फिर डी शील्डेड। तो यहाँ पे वही लिखा है कि गामा जो है, जो हमारा मैग्नेटिक गायरिक रेशियो है वो 1/4 है प्रोटॉन NMR के, ठीक है। अब बात करते हैं सेंसिटिविटी की। तो सेंसिटिविटी ऑफ 13C इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ मैग्नेटिक गायरिक रेशियो ऑफ 13C, ठीक है। तो हमने अभी पढ़ा है कि मैग्नेटिक गायरिक रेशियो का जो क्यूब है वो गामा/4 है प्रोटॉन NMR के। तो गामा/4 का अगर क्यूब करेंगे तो गामा/64 आएगा, जो कि अल्टीमेटली आएगा 1/64 ऑफ गामा क्यूब ऑफ प्रोटॉन NMR। तो मतलब आप लगा सकते हो अंदाज़ा कि हमारा जो प्रोटॉन NMR है और की सेंसिटिविटी है और 13C NMR की सेंसिटिविटी है वो कितनी मतलब डिफरेंस है दोनों में। ये 1/64 टाइम्स है प्रोटॉन NMR के, ठीक है, मतलब कि बहुत ही कम है। तो अब बात करते हैं 13C की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की, ठीक है। तो अगर हम किसी भी कंपाउंड में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखते हैं, फॉर एग्जांपल अगर हम प्रोटॉन NMR का इलेक्ट्रोनेगेटिव देखेंगे तो ये माइनस का इफेक्ट शो कर रहा है, जिसकी वजह से ये डी शील्डेड हो जाएगा प्रोटॉन अपना, और ये हमें मिलेगा TMS से दूर। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे TMS है तो ये इस साइड मिलेगा 10 या 15 के आसपास, ठीक है, क्योंकि क्लोरीन से अटैच है। पर यहाँ पे डिफरेंस ये आता है कि हमारा जो कार्बन है, कार्बन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से डायरेक्टली अटैच्ड है एज़ कम्पेयर टू प्रोटॉन। प्रोटॉन पहले कार्बन से अटैच है फिर क्लोरीन से अटैच है, ठीक है। तो यहाँ पे यही डिफरेंस आता है कि हम जो अगर 13C NMR का निकालते हैं तो हमें ज़्यादा केमिकल शिफ्ट की वैल्यू मिलती है, ठीक है, क्योंकि ये डायरेक्टली अटैच है इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से, तो हमें ज़्यादा केमिकल शिफ्ट की वैल्यू मिलेगी। फॉर एग्जांपल यहाँ पे 10 मिली है तो यहाँ पे 30-40 होगी। इसीलिए हमारा जो स्केल रहता है केमिकल शिफ्ट का वो प्रोटॉन में 0 से लेके 15 तक जाता है, और जो हमारा ये 13C का रहता है स्केल वो 0 से लेके 220 तक चला जाता है, ठीक है।